नमस्कार। आज हम शरीर के बहुत ही अहम सिस्टम पर बात करने वाले हैं, तरल पदार्थ और परिसंचरण। एनसीईआरटी का अध्याय 15 है ये। मतलब कैसे हमारे शरीर के कोने कोने तक, हर छोटी कोशिका तक जरूरी सामान पहुंचता है, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, और फिर वहां से कचरा कैसे हटता है। बिल्कुल, ये समझना बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह का सुपर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है और जैसा स्रोत बताता है, सरल जीवों से हम तक ये काफी विकसित हुआ है। इंसानों में तो खून और लिम्फ ये दो मुख्य खिलाड़ी हैं। तो आज इन्हीं की बात करते। हाँ, खून से ही शुरू करते हैं। एनसीईआरटी कहता है ये विशेष तरल संयोजी ऊतक है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। असल में क्या है ये? हाँ, मतलब सिर्फ लाल रंग का पानी नहीं है। इसके दो मेन हिस्से समझिए। एक है प्लाज्मा, जो लगभग 55% होता है। प्लाज्मा? हाँ, ये हल्के पीले रंग का थोड़ा चिपचिपा सा तरल है। इसमें ज्यादातर तो पानी ही है, 90-92%। लेकिन असली काम करते हैं इसमें घुले हुए प्रोटीन, जैसे फाइब्रिनोजन, जो चोट लगने पर खून का थक्का बनाने में मदद करता है। अच्छा, वो क्लॉटिंग वाला। हाँ। फिर ग्लोब्यूलिन है जो हमारी इम्यूनिटी, हाँ। मतलब रोगों से लड़ने की ताकत का हिस्सा है। हाँ। और एल्ब्यूमिन वो शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है, ऑस्मोटिक बैलेंस। ओके। तो ये हुआ 55% प्लाज्मा। बाकी 45% वो है गठित तत्व या कह ले रक्त कणिकाएं, सेल्स। इसमें 3 मुख्य तरह की कोशिकाएं आती हैं। सबसे ज्यादा होती है लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। बिल्कुल, उसी से रंग लाल होता है और वही ऑक्सीजन को फेफड़ों से उठाकर पूरे शरीर में ले जाता है। इनकी उम्र करीब 120 दिन होती है। और दूसरी? श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स। हाँ। वो हमारी सेना है इम्यूनिटी के लिए। ये कई तरह की होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। ये फैगोसाइटिक होती हैं, मतलब बाहर से आए बैक्टीरिया या दूसरे कीटाणुओं को सीधे निगल जाती हैं। अच्छा, डायरेक्ट एक्शन। हाँ, और फिर हैं लिम्फोसाइट्स, बी और टी टाइप के। ये ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सैनिक हैं। ये एंटीबॉडी बनाते हैं या इन्फेक्टेड सेल्स पर हमला करते हैं। और तीसरी तरह की कोशिकाएं? प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ये बहुत छोटी होती हैं और खून का थक्का जमाने में, मतलब क्लॉटिंग में, फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर काम करती हैं। समझ गया। तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यस। ये सब मिलकर खून बनाते हैं। यस। अच्छा, एक बात बताइए, खून तो सबका लाल ही दिखता है। हाँ। फिर ये ए, बी, ओ, ए बी ब्लड ग्रुप का क्या चक्कर है? ये अलग क्यों होते हैं? सवाल अच्छा है। देखिए, ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ना, उनकी सतह पर कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जिन्हें एंटीजन कहते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के एंटीजन देखे जाते हैं, ए और बी। अगर किसी की आरबीसी पर सिर्फ ए एंटीजन है तो उसका ग्रुप ए हुआ, सिर्फ बी है तो ग्रुप बी, दोनों है तो ए बी, और अगर दोनों ही नहीं है तो ग्रुप ओ। अच्छा, तो ये एंटीजन तय करते हैं, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है खून चढ़ाते वक्त, ट्रांसफ्यूजन के समय। हमारे प्लाज्मा में इन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज हो सकती हैं। जैसे ग्रुप ए वाले के खून में एंटी बी एंटीबॉडी होगी, ग्रुप बी वाले में एंटी ए, ग्रुप ओ वाले में दोनों होंगी, एंटी ए और एंटी बी, और ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ओह, तो अगर गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया? तो लेने वाले की एंटीबॉडीज चढ़ाए गए खून की आरबीसीज पर हमला कर देंगी। कोशिकाएं चिपक जाएंगी, गुच्छे बन जाएंगे, क्लंपिंग। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी। इसीलिए मैचिंग जरूरी है, और इसीलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। हाँ, क्योंकि ओ ग्रुप की आरबीसीज पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता, जो किसी भी ग्रुप वाले को देने पर उसकी एंटीबॉडीज रिएक्ट नहीं करेंगी, खासकर ओ नेगेटिव। और ए बी वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि उनके प्लाज्मा में ए या बी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो वो किसी भी ग्रुप का खून ले सकते हैं, मतलब ए बी पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? आरएच फैक्टर। हाँ, ये एक और एंटीजन है, आरएच एंटीजन। ये भी आरबीसी की सतह पर होता है। जिनमें होता है वो आरएच पॉजिटिव, ज्यादातर लोग। जिनमें नहीं होता वो आरएच नेगेटिव। तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है? हाँ, खासतौर पर प्रेगनेंसी में। अगर माँ आरएच नेगेटिव है और गर्भ में बच्चा आरएच पॉजिटिव है, तब क्या? पहली प्रेगनेंसी में अक्सर दिक्कत नहीं होती,
पर डिलीवरी के वक्त बच्चे का कुछ खून माँ के खून में मिल सकता है। माँ का शरीर? उस RH पॉजिटिव खून के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। अच्छा। अब अगर दूसरी बार भी बच्चा RH पॉजिटिव हुआ तो माँ के शरीर में पहले से बनी वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के जरिए बच्चे के खून में जाकर उसकी RBCs पर हमला कर सकती हैं। अरे बाप रे। इससे बच्चे को गंभीर अनीमिया या पीलिया हो सकता है। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं। अरे बाप रे, ये तो काफी गंभीर है। इसका कोई इलाज या बचाव है? हाँ, सबा इससे अब इसका बचाव है। पहली डिलीवरी के फौरन बाद माँ को anti-RHD एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है। ये माँ के खून में आई बच्चे की RH पॉजिटिव कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, ताकि माँ का शरीर खुद एंटीबॉडी ना बना पाए। चलिए, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब जरा ये बताइए कि ये खून पूरे शरीर में घूमता कैसे है? क्या हमेशा बंद पाइपों में, मतलब नसों में ही बहता है? हमेशा नहीं, कुछ जीवों में जैसे आर्थ्रोपॉड्स, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच और मोलस्क, घोंगे, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला मतलब? खून हृदय से निकलकर सीधे शरीर की गुहाओं कैविटीज में बहता है और अंग उसी में डूबे रहते हैं। कोई बंद नलिकाएं मतलब केशिकाएं कैपिलरीज नहीं होती। अच्छा, और हम लोगों में? होती है। और कशेरुकी जीवों में दिल का विकास भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मछलियों में 2 चैम्बर वाला दिल होता है, एक अलिंद, एक निलय। सिंपल। हाँ, फिर उभयचर जैसे मेंढक और ज्यादातर सरीसृपों, सांप, छिपकली में 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद, एक निलय। यहाँ थोड़ा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड खून मिक्स हो जाता है निलय में। ओके। और फिर मगरमच्छ, पक्षी और हम स्तनधारियों में 4 चैम्बर वाला दिल होता है, 2 अलिंद, 2 निलय। ये सबसे एडवांस्ड है। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड खून को पूरी तरह अलग रखता है। तो हमारे वाले 4 चैम्बर वाले दिल की बात करते हैं, अपनी मुट्ठी के साइज का होता है ना? बिल्कुल, छाती में फेफड़ों के बीच थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ। 4 कमरे हैं इसमें, ऊपर वाले 2 अलिंद और नीचे वाले 2 निलय। इनके बीच और जहां से बड़ी धमनियां निकलती हैं, वहां वॉल्व लगे होते हैं, जैसे ट्राइकस्पेड, बाइकस्पेड या मिट्रल वॉल्व और सेमीलूनर वॉल्व। वॉल्व का काम? ये दरवाजे की तरह हैं जो खून को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देते हैं, पीछे लौटने से रोकते हैं। वन वे ट्रैफिक। और ये धक धक कैसे करता रहता है, मतलब लगातार? इसे सिग्नल कहाँ से मिलता है? मजे की बात है, दिल अपना सिग्नल खुद बनाता है। ये मायोजेनिक है। दिल की दीवार में कुछ खास मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं, नोडल टिश्यू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइनोएट्रियल नोड, SAN। ये दाहिने अलिंद में होता है। इसे पेसमेकर भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, यही पेसमेकर है। ये अपने आप एक नियमित दर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा करता है, लगभग 70-75 बार प्रति मिनट। यही इम्पल्स फिर पूरे दिल में फैलती है और उसे सिकुड़ने के लिए प्रेरित करती है। तभी वो ECG टेस्ट होता है। वो इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापता है। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। वो मशीन त्वचा पर लगे इलेक्ट्रोड से दिल की इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है और एक ग्राफ बनाती है। उस ग्राफ पर जो लहरें दिखती हैं, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव, वो दिल के अलग अलग हिस्सों के सिकुड़ने, सिस्टोल, और फैलने, डायस्टोल की इलेक्ट्रिकल निशानी है। अच्छा, जैसे P वेव? P वेव दिखाती है अलिंद का सिकुड़ना, एट्रियल डीपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स दिखाता है निलय का सिकुड़ना, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और T वेव निलय के वापस सामान्य अवस्था में आने, रीपोलराइजेशन को। इनके पैटर्न से डॉक्टर दिल की सेहत का अंदाजा लगाते हैं। और ये जो 4 चेंबर वाला दिल है, ये दोहरा परिसंचरण संभव बनाता है। दोहरा परिसंचरण मतलब खून दिल से 2 अलग-अलग सर्किट में पंप होता है। एक फुफ्फुसीय परिसंचरण, इसमें दाहिने निलय से खून फेफड़ों में जाता है, ऑक्सीजन लेता है और वापस बाएं अलिंद में आ जाता है। दूसरा प्रणालीगत परिसंचरण, इसमें बाएं निलय से ऑक्सीजन वाला खून महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में जाता है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषण देता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून शिराओं के जरिए वापस दाहिने अलिंद में लौट आता है। समझ गया। 2 अलग रास्ते, एक फेफड़ों के लिए, एक बाकी शरीर के लिए। हाँ, पर क्या ये दिल की धड़कन हमेशा 70-75 ही रहती है या कम ज्यादा हो सकती है? हाँ, पेसमेकर SN अपनी लय बनाता है, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा तंत्रिका तंत्र, खासकर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ANS और कुछ हार्मोन इसे रेगुलेट करते हैं। जैसे? जैसे जब हम दौड़ते हैं या डर जाते हैं
तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनलिन हार्मोन दिल की धड़कन तेज कर देते हैं और पंपिंग का जोर भी बढ़ा देते हैं। और जब आराम कर रहे होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसे धीमा कर देता है, जरूरत के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। ठीक है। अब अंत में अगर हम इस पूरे परिसंचरण तंत्र से जुड़ी कुछ आम समस्याओं की बात करें संक्षिप्त में। हाँ, कुछ मुख्य समस्याएं हैं। एक तो है उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर लगातार नॉर्मल 120/80 mmHg से ज्यादा रहे, ये दिल और वैस्कुलर सैंग्विन्स पर दबाव डालता है। और दूसरी है कोरोनरी धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें दिल की मांसपेशियों को खून पहुंचाने वाली धमनियों, कोरोनरी आर्टरी के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाता है। जैसे पाइप में ब्लॉकेज। बिल्कुल, इससे धमनी संकरी हो जाती है, खून का बहाव कम हो जाता है। इससे फिर एंजाइना हो सकता है, सीने में दर्द क्योंकि दिल को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और अगर ब्लॉकेज बढ़ जाए तो हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो सकता है। और एक और स्थिति है हार्ट फेलियर। इसका मतलब ये नहीं कि दिल ने काम करना बंद कर दिया है, बल्कि वो शरीर की जरूरतों को पूरा करने लायक खून पंप नहीं कर पा रहा है। अच्छा, तो ये सब गंभीर समस्याएं हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे खून, दिल और ये पूरा नसों का जाल मिलकर शरीर के लिए एक वाइटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर इम्यूनिटी और खून के थक्के तक हर चीज कितनी बारीकी से जुड़ी है। हाँ, ये वाकई एक अद्भुत और बहुत ही कुशल प्रणाली है। लेकिन जैसा हमने बीमारियों की बात की, ये नाजुक भी है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारे शरीर की ये लाइफलाइन, ये परिवहन व्यवस्था बिना रुके, बिना थके हमारी पूरी जिंदगी चलती रहती है और हम अपनी जीवन शैली से इसे स्वस्थ रखने में क्या भूमिका निभा सकते हैं।